सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो मनोविज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे। अभिवर्ती, रुचि और कार्य अपेक्षाएं। देखो, अभिवर्ती यानी क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने में एक विशेष क्षमता है, ठीक है, तो वो अभिवर्ती के अंतर्गत आता है। यानी वो किसी कार्य को कर सकता है। मान लो किसी को क्रिकेट खेलने की क्षमता है ना, या फिर किसी अन्य कार्य में किसी व्यक्ति की जो क्वालिटी है, उसका जो कौशल है ना, वही अभिवर्ती में आता है। और रुचि, आप जानते हो, रुचि यानी इंटरेस्ट, किसी कार्य को करने का इंटरेस्ट, है ना। तो ये इसके अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे अभिवर्ती की अवधारणा क्या है, रुचि क्या है, और किस तरह से ये हमारे किसी विशेष कार्य में, किसी नौकरी को प्राप्त करने में, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने में ये हमारी मदद करता है। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक विभिन्न विशेषताओं के साथ व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करना है। देखो, मनोविज्ञान में क्या होता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, साथ में ही व्यक्तिगत भिन्नता। अब देखो, हर व्यक्ति अभिवर्ती के रूप में भी एक दूसरे से अलग होगा, हर व्यक्ति में रुचि भी अलग अलग होगी। तो ये आपस में लोग क्या एक दूसरे से अलग अलग है, और होना भी चाहिए। हम केवल शारीरिक रूप से ही भिन्न नहीं होते, अपितु अपनी आदतों, भावनाओं, व्यक्तित्व के गुणों, विचारों व व्यवहार से भी भिन्न होते हैं। हम शारीरिक रूप से ही भिन्न नहीं होते। जब हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से शारीरिक रूप से भिन्न हैं, लेकिन हमारी आदतें भी एक दूसरे से भिन्न होती है, हमारी कुछ भावनाएं, हमारे जो आपस अपने गुण होते हैं, हमारे विचार है, हमारे व्यवहार है, इस आधार पर भी हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ लोग बहुत मैत्रीपूर्ण, कुछ बहुत शर्मीले, कुछ बहिर्मुखी और कुछ कम बोलने वाले होते हैं। कुछ क्रिकेट देखना, कुछ सिनेमा देखने, कुछ संगीत सुनना या नृत्य में आनंदित होना पसंद करते हैं। कुछ डॉक्टर बनना और कुछ इंजीनियर, अध्यापक, शिल्पकार, दर्जी और ऐसा ही कुछ बनना चाहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, रुचि है, अपनी अपनी अभिवर्ती है, और अपनी योग्यता के अनुसार ही वो आगे कार्य भी करता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि बहुत सी बातों में हम भिन्न होते हैं। इस पाठ में हम उन सब बातों का उल्लेख करेंगे जिनमें लोग अभिवर्ती, सूची और योग्यताओं में भिन्न होते हैं, और ये हमारे जीवन में प्रमुख निर्णयों को कैसे निर्धारित करते हैं, जैसे अध्ययन के पाठ्यक्रम के चयन में या एक नौकरी में चयन में। तो ये हमारे जीवन को भी बहुत प्रभावित करते हैं। ये हमारे जीवन के प्रमुख निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम किसी अध्ययन का चयन, किसी पाठ्यक्रम का चयन करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही अपने अध्ययन को लेंगे। हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिलेबस को हम चयन करेंगे। कोई स्टूडेंट जो है आगे, जैसे मान लो 10th पास होने के बाद कोई साइंस लेगा, कोई है ना आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, तो उनको अपने रुचि के अनुसार वो उस पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहेगा। प्रभावी शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक चयन के लिए व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखो, प्रभावी उसका शैक्षिक हो, है ना, शैक्षिक क्षेत्र में वो प्रभावी रूप से आगे निकले। व्यक्तिगत रूप से और व्यावसायिक चयन के लिए कि उसको किस फील्ड में उसको जाना है, कौन सा उसको व्यवसाय चुनना है, इसके लिए भी व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान होना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक एक व्यक्ति की अभिवर्ती और रुचि के अनुसार विशिष्ट नौकरी की आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार विशिष्ट नौकरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता करने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को मापने की विभिन्न निर्धारित प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब है इस पाठ का उद्देश्य। अभिवर्ती की संकल्पना और शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन में इसकी भूमिका का वर्णन कर सकेंगे। रुचि का वर्णन और चयन करने में उसकी भूमिका का वर्णन कर सकेंगे। योग्यता को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्या कर सकेंगे, और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के मापन हेतु निर्धारण के विभिन्न परीक्षणों एवं कौशलों का वर्णन कर सकेंगे। अब है अभिवर्ती। अब हम अभिवर्ती के बारे में जानेंगे कि अभिवर्ती हम कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। प्राय हम लोगों को टिप्पणी करते हुए सुनते हैं कि उस विशिष्ट बच्चे में संगीत कला या चित्रकला की प्रतिभा है। परोक्ष रूप से ये अभिवर्ती की ओर संकेत करता है। तो सीधा सीधा किसके ऊपर संकेत करता है, अभिवर्ती की। हम कहते हैं ना कि उस बच्चे में संगीत की कला है, यानी वो संगीत अच्छा संगीत करता है, अच्छा गाना गाता है ना, वो तो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा चित्र बनाता है। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है, उसकी अभिवर्ती की ओर, यानी उसमें ये हुनर है, ये उसमें कौशल है उस कार्य को करने का। अभिवर्ती कार्य निष्पादन में नियत क्षेत्र में विशेष संभावित क्षमता है। तो ये क्या कहलाएगा, अभिवर्ती क्या है, कार्य निष्पादन यानी करने में, किसी कार्य को करने में उसको नियत क्षेत्र में, उस क्षेत्र के अंदर विशेष संभावित क्षमता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में कौशल का ज्ञान सीखने या विकसित करने के लिए एक जन्मजात या अर्जित विशेष योग्यता की ओर संकेत करता है। या तो ये योग्यता उसमें जन्मजात होगी, ठीक है, या उसने अर्जित की होगी, है ना, यानी उसने सीखा होगा। तो ये एक विशेष योग्यता की ओर, उसकी ओर संकेत
करता है। ये नियत प्रकार के कार्य, नौकरी, व्यवसाय में प्रशिक्षण के साथ व्यक्ति की सफलता की संभावना की भविष्यवाणी भी करता है। अब देखो, हमें ये पता चलता है कि वो तो संगीत कला में बहुत निपुण है, बहुत अच्छा है, तो किस ओर जाएगा, उसका आगे का भविष्य क्या होगा, कि संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हम जानते हैं कि वो चित्रकला, पेंटिंग में बहुत निपुण है, बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, तो चित्रकला के क्षेत्र में अपने भविष्य में आगे बढ़ेगा, ठीक है। और उसको नौकरी है, व्यवसाय है, वो भी उसी क्षेत्र में करेगा। मान लो किसी व्यक्ति को बिजनेस करने में, है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसका भविष्य में क्या होगा, वो बिजनेस के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है नौकरी और व्यवसाय के साथ में उसको उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए, है ना। जब माता पिता को पता होता है कि उसका बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में उसकी योग्यता है ना, किस क्षेत्र में वो हमें अभिवृत्ति रखता है, क्षमता रखता है, तो उसको फिर उसी क्षेत्र के अंदर उसको व्यवसाय चुनने का वो अवसर प्रदान करते हैं। उसी हिसाब से उसको क्या करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में उसको डालते हैं, उसको प्रशिक्षण दिलवाते हैं। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति जन्मजात और परिवेशीय कारकों का परिणाम है। अब अभिव्यक्ति किसका परिणाम है, जन्मजात, या तो उसमें जन्मजात वो क्षमता होगी, मान लो अनुवांशिक गुण है कि वो उस कार्य को कर पा रहा है ना, और साथ में परिवेशी कारक, उसका आसपास का वातावरण भी इस तरह का है ना। मान लो कोई बच्चा है, अब एक उदाहरण है, जैसे कि विराट कोहली है, अनुष्का है। अनुष्का एक मानी हुई कलाकार है, अभिनेत्री है। विराट कोहली क्या है, एक खिलाड़ी है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है ना। अब उनकी जो बच्ची है, अगर हम उसका उदाहरण, तो बच्ची में योग्यता क्या, जन्मजात क्या योग्यता है कि वो एक अच्छी कलाकार भी बन सकती है, एक अच्छी मतलब एक्ट्रेस बन सकती है भविष्य में, और वो या अच्छी क्रिकेटर भी बन सकती है। दोनों का ही क्या है उनमें, है ना, दोनों की ही उसमें क्या है, दोनों की इसका मिला जुला रूप उसमें है, ठीक है। अब उसको उस तरह का उसको माहौल दिया जाए, है ना, वो अपनी मम्मी के साथ जाए, उसको शूटिंग, जहाँ शूटिंग की जाती है वहाँ जाए, उसको उस तरह का कला के क्षेत्र में, यानी उसको एक्टिंग वगैरह सिखाई जाए, है ना, तो वो अच्छे से सीख पाएगी। और उसने माहौल भी वो देखा है, अपनी मम्मी को देखा है कि वो शूटिंग पे जाती है, एक्टिंग करती है ना, और अपने पापा को देखा, अगर वो पापा जहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करती है, वहाँ जाके वो देखते हैं कि पापा क्या करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उसका परिवेश उस तरह से मिल गया, उसको आसपास का वातावरण वैसा मिला, तो उस क्षेत्र में क्या है कि आगे बढ़ेगी। एक तो जन्मजात उसमें योग्यता है, क्योंकि माता पिता दोनों ही उस क्षेत्र में आगे है ना, अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो बहुत प्रसिद्ध है। साथ में उसको फिर वो परिणाम, उसको परिवेश भी वैसा ही दिया गया, उसको माहौल वैसा दिया गया, तो उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाएगी। अभिवर्ती निहित योग्यता से ही कहीं अधिक है। इसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित है। कुछ कौशलों या ज्ञान को प्राप्त करने की तत्परता। देखो, अभिव्यक्ति से क्या होता है कि वो कुछ कौशल या ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर हो जाता है। उन कौशलों ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता भी उसमें होती है, उन क्रियाओं में से संतोष प्राप्त करने की योग्यता। अतः अभिव्यक्ति विशेषताओं के संयोजन का उल्लेख करती है, जो एक व्यक्ति के सीखने के बाद कुछ विशेष ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी जब वो उस काम को सीख लेता है, पहले बात तो उसमें जन्मजात भी योग्यता हो सकती है, फिर उस काम को वो सीख लेता है, प्रशिक्षण उसमें ले लेता है, तो उसमें वो उस कार्य को करने की क्षमता आ जाती है। अभिवर्ती का ज्ञान व्यक्ति के भावी कार्य निष्पादन का पूर्वानुमान करने में सहायक होता है। अब अभिवर्ती का अगर हमें ज्ञान होगा कि हाँ, इस बच्चे में या इस व्यक्ति में क्या इंटरेस्ट है, क्या क्षमताएं है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, तो उसके जो उसका हम पूर्वानुमान लगा के उसको भविष्य में उसी राह पर उसको मोड़ सकते हैं, उसको उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। समुचित प्रशिक्षण से इन योग्यताओं को बढ़ाया जा सकता है। अभिवर्ती का मूल्यांकन किया जा सकता है। देखो, अभिवर्ती को मूल्यांकन भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं। अभिवर्ती का प्रशिक्षण 2 रूपों में उपलब्ध है, विशिष्ट अभिवर्ती परीक्षण और सामान्य अभिवर्ती परीक्षण। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभिवर्ती का परीक्षण किस रूपों में किया जाता है, तो अभिवर्ती का परीक्षण 2 रूपों में किया जाता है। ये आप अपनी बुक में अंडरलाइन लगा लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। विशिष्ट अभिवर्ती परीक्षण के उदाहरण जैसे कि यांत्रिक अभिवर्ती परीक्षण और संगीत अभिवर्ती परीक्षण। विविध प्रकार के अभिवर्ती परीक्षण बैटरीज रूप में उपलब्ध है, जो कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग लेकिन समरूप क्षेत्रों की अभिवर्ती को मापते हैं। भिन्नता आधारित अभिवर्ती परीक्षण, यानी कि बैटरीज का मतलब होता है परीक्षण करना, ठीक है। तो भिन्नता आधारित अभिवर्ती परीक्षण और सामान्य अभिवर्ती परीक्षण बैटरी प्रसिद्ध परीक्षण के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से आपको इनके नाम याद रखना है, कौन कौन से है ना अभिवर्ती परीक्षण है, 2 जो कि है ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो देखो, अभिवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड, ठीक है। अभिवर्ती शब्द से आप क्या समझते हैं, तो हमने भी पढ़ा अभिवर्ती क्या होती है। अगला पॉइंट है रुचि। अब देखो, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, किसी कार्य को करने में किसी व्यक्ति के क्या इंटरेस्ट है। रुचि को किसी क्रिया को करने में दूसरी क्रिया की अपेक्षा चयन करने तथा किसी क्रिया या वस्तु की खोज की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो, रुचि क्या है, किसी क्रिया को करने अपेक्षा
अन्य किसी क्रिया से ज़्यादा करना है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति होता है कि किसी को किसी कार्य को करने में उसको बहुत अच्छा लगता है ना? किसी को संगीत सुनना ज़्यादा पसंद है तो संगीत सुनेगा, है ना? किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को है ना कुछ खाना बनाना ज़्यादा पसंद है ना? किसी को है ना पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है, वो अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है या फिर कहानियों की किताबें पढ़ता है। किसी को किसी विशेष सीरियल देखना पसंद है, किसी को फ़िल्म देखना पसंद है। तो ये क्या है? तो उसकी जो रुचि जिसमें होगी उसके उस रुचि के अनुसार उस कार्य को ज़्यादा करेगा। तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की तो उस कार्य में ज़्यादा रुचि है। रुचि को किसी क्रिया को करने में दूसरी क्रिया की अपेक्षा चयन करने अथवा किसी क्रिया या वस्तु की खोजने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसी विशेष क्रिया या विशेष क्रिया समूह को पसंद और नापसंद या अधिमान्यता की ओर संकेत करता है, जैसे कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, संगीतज्ञ, कलाकार आदि। देखो जिसको वकील के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है तो वो वकील बनेगा, जिसको मरीजों को इलाज करना है, दवाइयाँ वगैरह सीखना है, प्रैक्टिस करना है ना? डॉक्टर के क्षेत्र में उसको ज़्यादा रुचि है तो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, है ना? संगीत के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि तो संगीतज्ञ बनेगा। तो इस तरह से वो उसके कार्य को पसंद नापसंद की मान्यता भी देता है। व्यक्ति अपने खाली समय को किस प्रकार व्यतीत करना पसंद करता है, इसमें अधिकांश रुचि व्यक्तिगत होती है। अब देखो रुचि भी क्या होगी? व्यक्तिगत होगी, एक जैसी नहीं होगी, सब व्यक्तियों की अलग अलग तरीके की रुचि होती है। रुचि एक निश्चित क्रिया के लिए अधिमान्यता है जो कि भावनात्मक आनंद प्रदान करती है। मनपसंद कार्य रुचि पर आधारित होते हैं। विस्तृत रूप में रुचि को दो समूहों में बांटा जा सकता है, बाह्य रुचि और आंतरिक रुचि। रुचि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, बाह्य रुचि और आंतरिक रुचि। यदि रुचि के क्षेत्र का भावात्मक आनंद क्रिया से जुड़ा है, यदि रुचि के क्षेत्र का भावात्मक आनंद, देखो रुचि दो तरह की होती है, एक तो आंतरिक रुचि यानी मन से हमें उस चीज को कार्य को करने की रुचि हो, है ना? और एक होता है बाह्य रुचि। जब रुचि हमारी भावना से जुड़ी हुई होती है तो ये आंतरिक रुचि कहलाती है, यानी हमें करने से बड़ी मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, ठीक है, तो वो आंतरिक रुचि कहलाएगी। बिना किसी प्रतिफल के किसी क्रिया को आनंद करना पसंद करना आंतरिक है, यानी बिना किसी प्रतिफल के हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें उससे कुछ प्रतिफल मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा या हमें कुछ प्रशंसा मिलेगी, बस हमारा इंटरेस्ट है, हमारे उस कार्य को करने में रुचि है, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। तो ये कौन सी रुचि कहलाई? आंतरिक रुचि कहलाती है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी प्रतिफल यानी बिना किसी परिणाम के अपनी पसंद के हिसाब से करते हैं तो आंतरिक रुचि कहलाती है। यदि भावनात्मक आनंद किसी प्रतिफल और सराहना से जुड़ा है तो ये बाह्य रुचि की ओर संकेत करता है। अगर हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को हम बड़ा रुचि से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस काम को करने से हमें सराहना मिलेगी, है ना? और उसमें उसका कुछ हमें परिणाम भी मिलेगा, तब तो क्या कहलाएगा वो? बाह्य रुचि कहलाएगा। किसी प्रतिफल या धन के लिए किसी क्रिया को करना या पसंद करना बाह्य रुचि की ओर संकेत करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक रुचि किसे कहते हैं और बाह्य रुचि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बन रही है। रुचि को मापने की विभिन्न प्रणाली बनाई गई है। उनमें मूल्यांकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जनसूचियाँ और विस्तृत सूचियाँ सम्मिलित है। तो हम इस तरह से रुचि को माप सकते हैं। रुचि की विस्तृत सूचियाँ मुख्य रूप से व्यावसायिक और शैक्षणिक निर्देशों में प्रयोग की गई है। यह साक्षात्कार से अधिक संतोषप्रद है क्योंकि बहुत से विशिष्ट प्रश्नों को बड़ी संख्या में करियर या विषय की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करते हुए प्रयोग किए जाते हैं। एक विशेषता युक्त रुचि की विस्तृत सूची में शिक्षण हेतु क्रियाओं की एक सूची होती है जिसके लिए व्यक्ति अपनी पसंदगी या नापसंदगी की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। स्ट्रॉन्ग वोकेशनल ब्लैक यानी SVIB और कुदर प्रिंसेस रिकॉर्ड यानी KPR रुचि को मापने वाले प्रमुख प्रसिद्ध वृत्त सूचियाँ है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है रुचि को मापने के जो है ना वृत्तियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी यंत्र जिसके द्वारा रुचि को मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है योग्यता कि योग्यता क्या होती है। योग्यता जो कि प्राय बुद्धि के रूप में जानी जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण स्रोत दर्शाती है। योग्यता कार्य करने की जन्मजात शक्ति है। देखो योग्यता किससे संबंधित है? बुद्धि के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी दर्शाती है कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति हर काम में क्या होता है, अलग अलग होते हैं, योग्य होते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग कार्य में योग्य हो गए, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को भी दर्शाएगी। और योग्यता कार्य करने की जन्मजात शक्ति होती है कि हाँ उसमें ये कार्य करने की जन्मजात शक्ति है और समस्या के समाधान में हमारी सहायता करती है। पर्यावरण योग्यता को पोषित कर सकता है। अब देखो उसमें योग्यता क्या है, ये योग्यता जन्मजात होती है। अगर पूछा जाए योग्यता कैसे जन्मजात होती है, लेकिन पर्यावरण क्या करता है, आसपास का वातावरण उस योग्यता को और ज़्यादा पोषित कर देता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं कर सकता। लेकिन योग्यता जो है पर्यावरण उसके अंदर, वातावरण उसके अंदर योग्यता को पैदा नहीं कर सकता। उसमें मतलब उसमें जो है योग्यता को वो पैदा नहीं कर पाएगा। कौन? बाह्य वातावरण, ठीक है। आसपास का वातावरण उसमें उस योग्यता को पैदा नहीं कर पाएगा क्योंकि योग्यता क्या होती है? जन्मजात होती है।
योग्यता ज्ञान को संचित करने में सहायता करती है, लेकिन वह स्वयं ज्ञान से भ्रमित नहीं होनी चाहिए। ये योग्यताएं व्यक्ति की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। तो योग्यता क्या करती है? व्यक्ति की कार्य कुशलता को भी बढ़ाती है। बुद्धि व्यक्ति की एक प्रमुख योग्यता है। बहुत से अनुसंधानों ने बुद्धि को आंकने के परीक्षणों और तकनीकों को बनाने का कार्य किया है। देखो बुद्धि क्या है? बुद्धि है वो जो बुद्धि को आंकने का परीक्षणों को बनाया है। यानी बुद्धि भी क्या है? जन्मजात होती है। देखो बुद्धि भी जन्मजात ही होती है। बुद्धि को हम अर्जित नहीं कर सकते। बस हाँ, इसी कार्य को करके थोड़ा सा हम बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुद्धि हमारी जन्मजात होती है। बुद्धि की संकल्पना को दर्शाने में बहुत सी पद्धतियां हैं, यानी बहुत से तरीके हैं कि बुद्धि क्या है। प्रारंभ में ये ज्ञानात्मक या बौद्धिक क्षेत्रों तक ही सीमित था। समकालीन विचारों से, जैसा कि गार्डन द्वारा बताया गया है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है और लोग ज्ञानात्मक, संगीतात्मक, शारीरिक, पारस्परिक और दूसरे तरह की बुद्धि के हो सकते हैं। देखो बुद्धि जो है, पहले तो लोग क्या कहते थे कि बुद्धि सिर्फ ज्ञान को दर्शाती है ना, ये उसी तक सीमित है। लेकिन वर्तमान में जो है ना, हावर्ड गार्डनर है ना, हावर्ड गार्डनर, इनका नाम पूरा नाम हावर्ड गार्डनर। तो गार्डनर ने बुद्धि को जो है अलग अलग प्रकार बताए। बुद्धि के उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं कि बुद्धि संगीतात्मक हो सकती है। अगर किसी में संगीत की ज़्यादा बुद्धि है तो वो संगीतकार बनेगा। बुद्धि शारीरिक हो सकती है ना, अगर उसमें है ना शारीरिक बुद्धि है तो वो एथलीट या खिलाड़ी बनेगा। ठीक है ना। इस तरह से बुद्धि ज्ञानात्मक हो सकती है। ज्ञानात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति शिक्षक है ना, ज्ञान के जहाँ पर उसका ज्ञान का क्षेत्र बड़ा होता है उस क्षेत्र में वो ज़्यादा रुचि दिखाता है, उसमें वो आगे बढ़ता है। अब है मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। मानसिक योग्यता विकासात्मक प्रकृति की होती है। देखो मानसिक योग्यता क्या है? विकासात्मक प्रकृति की होती है। ये आयु के साथ बढ़ती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु संबंधी मापक तैयार किए हैं। तो अब देखो आयु के साथ बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मानसिक आयु भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। उसका विकास, उसका मानसिक विकास भी होता जाता है। प्रत्येक माप में प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। तो जब वो वैज्ञानिकों द्वारा जो मानसिक आयु का जो मापन किया जाता है, तो उस मापन के लिए प्रत्येक माप में क्या होती है? प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, जिसके उत्तर साधारणतः उस आयु के अधिकतर बच्चों के साथ सही दिए जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि उस आयु के हिसाब से प्रश्नावली बनाई जाती है। उस प्रश्न में ये होता है कि इस प्रश्न के उत्तर है उस आयु के बच्चे तो सभी बच्चे देने चाहिए। अगर उस आयु का बच्चा, मान लो कोई बच्चा 10 साल का है ना, अब उसकी बुद्धि को मापने के लिए एक प्रशिक्षण बनाया गया जिसमें कि 20 क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब ये 10 साल के बच्चे के साथ में है ना, उसकी मानसिक आयु 10 साल तक की होनी चाहिए। उस हिसाब से उसकी मानसिक आयु होनी चाहिए कि हाँ, कि ये जो 20 प्रश्न है 10 साल के सभी बच्चे कर सकते हैं, उनका उत्तर वो आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये इस उम्र का बच्चा अगर ये प्रश्न के उत्तर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या तो फिर वो क्या कर रहा है, किसी 2 साल के या 5 साल के बच्चे, जो 5 साल का बच्चा है उसके हिसाब से वो क्या दे पा रहा है, आंसर दे पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष की है। भले ही वो 10 साल की उसकी उम्र हो गई, लेकिन उसकी मानसिक बुद्धि तो उसकी 5 साल के बच्चे जितनी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा 10 साल का है लेकिन वो 15 साल के बच्चे के जितना दिमाग रखता है उस हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, ये प्रश्नावली को हल कर पाता है। यानी 15 साल के बच्चे की जो प्रश्नावली बनाई गई उसको 10 साल का बच्चा हल कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? उस 15 साल के बच्चे के बराबर है। ठीक है, तो ये होता है कि अधिकतर बच्चे जो है उस आयु के अधिकतर बच्चों को द्वारा सही दिए जाते हैं उसके उत्तर। उदाहरण के लिए 5 साल की आयु माप 5 साल की आयु माप सभी 5 साल वाले बच्चे आसानी से कर सकेंगे। उसी प्रकार 5 वर्ष से ऊपर भी, तो 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसकी जो बनाए हुए जो 5 साल की आयु के हिसाब से जो मापन बनाया गया है, जो प्रश्नावली बनाई गई है, उसको सभी 5 साल के बच्चे कर पाएंगे और साथ में 5 साल के ऊपर के बच्चे तो कर ही देंगे, लेकिन 4 वर्ष के नहीं कर सकते। अतः जिस विद्यार्थी ने 5 वर्ष वाली माप में उत्तीर्ण कर ली, उनकी मानसिक आयु 5 वर्ष होगी। तो जिसने 5 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उन्होंने मानसिक उस प्रश्नावली को उत्तीर्ण कर लिया है ना, तो इसका मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी? 5 वर्ष है। स्वयं मानसिक आयु की संकल्पना हमें यह नहीं बताती कि बच्चा कितना तीव्र बुद्धि, सामान्य मंद बुद्धि है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें बालक की मानसिक आयु के साथ उसकी वास्तविक या क्रमिक आयु की तुलना करना चाहिए। वास्तविक आयु यानी वास्तव में कितना साल का है उसकी भी हमें तुलना करनी होती है। उस उद्देश्य के लिए बुद्धि लब्धि की संकल्पना और वास्तविक आयु को 100 से गुणा करने पर निकाला जाता है। तो अब इसका एक सूत्र है, देखो बुद्धि लब्धि का सूत्र है क्या? बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी बुद्धि को मापने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु मतलब किस साल के प्रश्न को हल कर पा रहा है, और वास्तविक आयु वास्तव में उसकी उम्र कितनी है उसको गुणा 100 से किया जाता है। यानी IQ बराबर मेंटल एज यानी MA बटा है ना क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि CA गुणा 100। ये देखा जा सकता है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान है, तो बुद्धि लब्धि 100 है, जो कि परिभाषा के
अनुसार सामान्य। मान लो किसी व्यक्ति बच्चे का जो ना उम्र कितनी है 10 साल की है, सॉरी उसकी मानसिक आयु, उसकी उम्र 10 साल की है और उसकी मानसिक आयु भी कितनी है 10 है, उसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, उसको 100 से गुना करने पर जैसे 0 से 0 कट गई और बच्चा कितना 100, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है 100 है। जहाँ मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक हो, है ना, तो जहाँ लेकिन जहाँ मानसिक आयु क्या है वास्तविक आयु से क्या हो अधिक हो, तो बुद्धि लब्धि 100 से ऊपर होगी या सामान्य से अधिक, और जहाँ वास्तविक आयु मानसिक आयु से अधिक है ना, वो बुद्धि लब्धि 100 से नीचे होगी। मान लो मानसिक आयु तो क्या है वास्तविक आयु से अधिक, यानी कि मान लो उस बच्चे की उम्र कितनी है 10 साल की है लेकिन वो जो है 15 साल के बच्चे जितनी जो उसकी मानसिक आयु है गुणा 100 करोगे तो 100 से ऊपर आएगी ये। देखो इसको काटेंगे, ठीक है, कितनी हो गई 150, कितनी हो गई ये 150, यानी 15 गुना 10 बराबर 150, तो 100 से ऊपर हो गई। लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी है कम है, और वास्तविक आयु तो उसकी ज़्यादा है। मान लो मानसिक आयु वास्तविक आयु उसकी 10 है और मानसिक आयु उसकी कितनी 5 ही है, ठीक है, और उसको 100 से गुणा करोगे आप, ये सूत्र में बिठाया हमने, तो ये 5 किससे कटा, हमने काटा इसको 2 के 5 के पारे से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 2 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, तो इसकी वास्तविक आयु कितनी है 20 ही है, ठीक है, तो 100 से कम होगी। तो इस तरह से मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है। तो अलग अलग स्तर पर इसको मापा जाता है। मानसिक आयु से अधिक है तो देखो जब हाँ हम यहाँ पढ़ रहे थे, बुद्धि लब्धि 100 से ऊपर होगी या सामान्य से अधिक होगी जब उसकी मानसिक आयु क्या है वास्तविक आयु से अधिक हो। जहाँ वास्तविक आयु मानसिक आयु से अधिक है, बुद्धि लब्धि 100 से नीचे या सामान्य से कम होगी। जबकि मानसिक आयु का विचार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों पर लागू नहीं होता। ये 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वहीं तक उसकी मानसिक आयु उन्हीं बच्चों की टेस्ट की जाती है, क्योंकि इस समय तक जन्मजात मानसिक योग्यता पूरी तरह से विकसित हो जाती है। अतः बुद्धि लब्धि का विचार 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए कोई अधिक महत्व नहीं रखता। आजकल के अभ्यास एक अंक इसको निर्धारण के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की योग्यता और कार्यों हेतु व्यक्ति की एक रूपरेखा तैयार करता है। अगला पॉइंट है अभिवर्ती रुचि और योग्यता के संबंध और महत्व। अभिवर्ती रुचि और योग्यता में क्या संबंध है, उसका क्या महत्व है। कार्य निर्णय को व्यक्ति की योग्यता, अभिवर्ती और रुचि के अनुरूप बनाना आवश्यक है। ये संकल्पनाएं शिक्षा के विभिन्न स्तरों या विभिन्न श्रेणियों में अध्ययन के विषयों में के चयन, शौक है, कुछ विशेष कौशलों के सीखने इत्यादि से संबंधित है। एक व्यक्ति के लिए आजीविका का चयन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। एक सही आजीविका का चयन प्रसन्नता और कार्य संतुष्टि प्रदान करता है। अतः कार्य के बारे में सही, निश्चित, विश्वसनीय और संपूर्ण जानकारी एक व्यक्ति के अभिवर्ती रुचि एवं योग्यता के अनुरूप आजीविका का निर्णय होना चाहिए। देखो अब जिसकी जो अभिवर्ती होगी उसी हिसाब से वो क्या चुनेगा, अपनी आजीविका का साधन चुनेगा, यानी कमाई का तरीका चुनेगा, उसी के अनुसार वो उसमें प्रशिक्षण भी लेगा। अगला है कार्य की आहारता का विश्लेषण और संप्रेषण। कार्य का वितरण कई उद्देश्यों का समाधान करता है। कार्य वितरण का उद्देश्य अभ्यर्थी को यह सूचित करता है कि नियोक्ता उससे क्या क्या कार्य करवाना चाहता है और उस व्यवसाय या नौकरी के लिए ज्ञान और कौशल जो उन्हें कार्य संपादित करने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात अभिवर्ती रुचि और योग्यता, यह उसका उद्देश्य पूरा करता है। जब यह सही अभिवर्ती के साथ आकर्षित करता है, कार्य विवरण, विशेषकर वेतन और दूसरे लाभ, काम का समय और छुट्टियां, साथ ही साथ आवश्यक बुद्धि स्तर, अभिवर्ती और रुचि के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल अध्यापक की नौकरी के लिए अच्छा संप्रेषण कौशल, धैर्य, शिक्षण योग्यता की आवश्यकता होती है। कार्य विवरण में स्कूल का समय, छुट्टियां और वेतन का ब्यौरा भी सम्मिलित होता है। यदि एक अभ्यर्थी पाता है कि उसमें आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अभिवर्ती और रुचि है, तो वह एक अध्यापक बनने का निर्णय ले सकता है। देखो अध्यापक बनने के लिए क्या है कि उसमें धैर्य होना चाहिए, शिक्षण योग्यता होनी चाहिए, उसको पढ़ाने का तरीका उसको आना चाहिए, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, अच्छा वो बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक अध्यापक के अंदर ये क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए। अगर ये उस व्यक्ति में गुण है तो वो क्या कर सकता है, एक अध्यापक बन सकता है, क्योंकि उसमें ये शैक्षिक योग्यता, अभिवर्ती और रुचि अध्यापक के क्षेत्र की उसमें दिखाई देती है। अगले अध्याय में आप और अधिक जानेंगे कि कैरियर के बारे में कैसे निर्णय ले। करियर यानी हमें कोई नौकरी के बारे में जानना है, चुनना है, भविष्य में अपने करियर को बनाना है, तो कैसे हम उसका निर्णय लेके हम किस फील्ड में अपने करियर को लेकर जाएं, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है, सही कैरियर के निर्णय में क्या क्या परिणाम है ना, कार्य विवरण का क्या उद्देश्य है। अभी आपने क्या सीखा इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें पूरे पाठ की समरी दी जाती है। व्यक्ति की अभिवर्ती, रुचि और योग्यता को जानना और उनको कार्य की मांग के अनुसार मिलाना
आवश्यक है। अभिव्यक्ति, रुचि और योग्यता के मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक निश्चित कार्य निष्पादन के क्षेत्र में अभिव्यक्ति एक विशिष्ट योग्यता है। यह आंतरिक और पर्यावरणीय कारकों का परिणाम है। अभिव्यक्ति परीक्षणों के परिणाम शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशों में उपयोगी है। रुचि को एक क्रिया की दूसरी क्रिया की अपेक्षा चयन करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आंतरिक रुचियाँ वास्तविक और प्राकृतिक होती है, जबकि बाह्य रुचियाँ अर्जित और बाहरी होती है। रुचि शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशों में, विषय क्षेत्र के चयन में या पाठ्यक्रम या स्रोत में सहायता प्रदान करती है। हमने पढ़ा था कि रुचि क्या करती है, शैक्षणिक व्यावसायिक निर्देश में, विषय क्षेत्र के चयन में या पाठ्यक्रम में स्रोत में सहायता प्रदान करती है। रुचि की वृहद सूचियों से पद्धतियों की योग्यता और विवर्ती के परीक्षणों, साथ ही व्यावसायिक अनुभवों, सहगामी क्रियाओं या मन बहलाने वाले कार्यों द्वारा अनुपूर्तित किया जाना चाहिए। योग्यता प्राय बुद्धि के रूप में जानी जाती है। ये एक निश्चित नौकरी के लिए अभ्यर्थी की योग्यता के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत को प्रदर्शित करता है। एक नौकरी की आवश्यकता में कार्य की प्रकृति, वेतन, कार्यदशा, समय और योग्यता, अभिव्यक्ति और रुचि, जो कि नौकरी की प्रगति के लिए आवश्यकता की जानकारी आती है। अब है इस पाठ से संबंधित प्रश्न। अभिव्यक्ति क्या है? एक अभिव्यक्ति परीक्षण का वर्णन कीजिए, उसका प्रयोग बताइए। रुचि क्या है? सही विषय और करियर के चयन में रुचि कैसे सहायता करती है? योग्यता की संकल्पना का संक्षिप्त विवेचन कीजिए और बुद्धि के नए दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। शैक्षिक और व्यावसायिक चयन में अभिव्यक्ति, रुचि और योग्यता की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इससे संबंधित पाठ के प्रश्न जो है हम डाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।